Hello dear students, welcome back to Daloda Public School online classes. This is Deepak Gandhar. Today we are going to start your new chapter, chapter number 8. Name of chapter is Ratio, Proportion and Unitary Method. तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। अब रेशो क्या होता है, सबसे पहले हम रेशो की बात करेंगे, फिर प्रोपोर्शन, फिर यूनिटरी मेथड समझेंगे कि होती क्या है। आज हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो रेशो क्या होता है? तो रेशो एक सिंपल सी बात है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो लड़कियां हैं, एक का नाम है अनन्या और दूसरी लड़की का नाम है अंजलि। इन दोनों की एज की हम बात करें तो अनन्या 12 इयर्स एंड अंजलि 4 इयर्स। दो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों की एज के बीच में अगर अपन कंपैरिजन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अनन्या इज 8 ईयर ओल्डर देन अंजलि। अंजलि से 8 साल बड़ी है अनन्या, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अंजलि इज 8 ईयर यंगर देन अनन्या। अंजलि 8 साल छोटी है अनन्या से। दोनों ही तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें कि अगर एक फिश है जिसकी लेंथ आपके सामने है 50 सेंटीमीटर और एक छोटी फिश है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो दोनों की लेंथ हम इससे कहेंगे कि ये इसकी आधी है या फिर ये इसकी दुगनी है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये कंपैरिजन जो होता है, ये कंपैरिजन करने का एक और तरीका होता है, वही होता है रेशो। थोड़ा ब्रीफली बात हुई है, अब थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं कि अनन्या एज एंड अंजलि's एज, तो अनन्या की एज कितनी है? अनन्या की एज है आपके पास 12 इयर्स एंड अंजलि की एज है आपके पास 4 इयर्स। अब हम इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आता है 3/1। तो अंजलि की एज अगर 1 है तो अनन्या की एज 3 है, तो हम ये कह सकते हैं अनन्याज एज इज थ्राइस द एज ऑफ हर सिस्टर, या फिर अंजलि। अनन्याज एज इज थ्राइस द एज ऑफ अंजलि। अंजलि की एज से 3 गुनी अनन्या की एज है, ठीक है। तो ये जो तरीका हुआ कंपेयर करने का, इसी को हम कहते हैं रेशो। तो रेशो को हम क्या कह सकते हैं? रेशो इज वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज और नंबर्स बाय डिवीजन, ठीक है। डिवीजन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सी डेफिनेशन भी बोलें, रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर अमंग द क्वांटिटीज और बिटवीन द क्वांटिटीज। अब बिटवीन और अमंग मतलब कि दो क्वांटिटी के बीच में भी कंपेयर हो सकता है, दो से ज़्यादा के बीच में भी कंपेयर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रेशो। अब सपोज करो कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है और आपके पास ए बी सी 3 लोगों को देना है। आपने इसको दिए 200 रुपये, इसको दिए 300 रुपये और इसको दिए 500 रुपये। तो इनके बीच में कंपेयर करने के लिए अपन क्या करेंगे? डिवीज़न के रूप में ले लेते हैं। सो 200 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो आएगा 2/3, और फिर 300 डिवाइडेड बाय 3/5, तो ये हो जाएगा 2 3 5। अब रेशो जो होता है, रेशो को इंडिकेट करने के लिए हम साइन लगाते हैं 3:1। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 3:1। और इसको पढ़ने के लिए हम क्या लिखेंगे? 2:3:5। तो किस रेशो में दिया गया पैसा? 2:3:5 में। तो रेशो के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेशो इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। रेशो क्या होता है? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है। हमने फ्रैक्शन पढ़े हैं, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ तो वो रेशो होता है। रेशो का आई के लिए यूज आता है टू
कंपेयर द क्वांटिटीज, क्वांटिटीज को कंपेयर करने के काम में आता है। तीसरी चीज, रेशो ऑलवेज बी इन सेम यूनिट। रेशो हमेशा सेम यूनिट के बीच में होगा बच्चों, कभी भी दो डिफरेंट यूनिट के बीच में रेशो नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 days एंड 2 weeks, इनका रेशो बताओ, तो इनका रेशो अभी अपन नहीं निकाल सकते जब तक कि दोनों सेम यूनिट में नहीं हो। ये 2 days हैं तो वीक्स को भी डेज में होना पड़ेगा, तो 2 weeks में कितने डेज होते हैं? 14 डेज होते हैं। अब इनका रेशो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? 2/14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1:7। ठीक है, तो रेशो हमेशा सेम कुछ यूनिट के बीच में होता है। तो 3 चीज़ें, रेशो इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, रेशो यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन द क्वांटिटीज, एंड रेशो ऑलवेज बी इन सेम यूनिट। तो ये होता है आपका रेशो। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन दो इक्वल रेशो को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ऐसे दो रेशो जो इक्वल हों, सपोज करो एक रेशो है A/B और एक रेशो है C/D। अगर ये दोनों रेशो इक्वल हैं तो इन्हें हम कहेंगे प्रोपोर्शन। इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन। क्लास 6 में भी हमने प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है। तो A/B एंड C/D ये दोनों ही क्या है? इक्वल रेशोज हैं, तो हम इनको प्रोपोर्शन कहेंगे। अब कोई भी नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तो इनका सिंबल होता है A/B प्रोपोर्शन। ये 4 बिंदियां जो हमने लगाई हैं ये प्रोपोर्शन है C/D। ठीक है, तो इनमें जो बीच वाली जो टर्म है, ये दोनों टर्म, इनको हम कहते हैं मीन, और जो बाहर हैं आउटर मोस्ट, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो कोई भी रेशो या दो रेशो प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? उनके मीन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनके एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल हो गया तो हम वो कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। अगर इस केस में हम देखें तो इस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना है? B एंड C। B × C शुड बी इक्वल टू A × D। B × C इक्वल टू A × D, ये होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई भी एक अननोन क्वांटिटी दे दी जाएगी कि एक अननोन नंबर है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम उस अननोन नंबर को पता कर लेंगे। क्वेश्चन जब करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि दो इक्वल रेशोज, या प्रोपोर्शन को हम अगर अपने डेली लाइफ में देखें तो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो ये प्रोपोर्शन है। एक चीज़ बढ़ रही है उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ रही है। जैसे सपोज करो कि आपने कहा कि 1 डज़न केले की कीमत 30 रुपये है, 1 डज़न केले की कीमत 30 रुपये है। तो इसी तरीके से अगर मैं 2 डज़न मंगा लूँगा तो इसकी कीमत 60 रुपये हो जाएगी। जैसे मैंने केले बढ़ाए, 2 डज़न किए, पैसे भी बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शन का केस है, तो इसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे। प्रोपोर्शन का मेन कंसेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड क्या होती है? यूनिटरी मेथड होती है बच्चों, अगर हमें कभी भी किसी ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू पता है तो हम पहले एक की वैल्यू पता करेंगे और इसके बाद हम किसी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि 5 चॉकलेट्स 25 रुपीज़ में आती है। 5 चॉकलेट के लिए 25 रुपीज़ देना है, तो 15 चॉकलेट्स के लिए कितना देना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन को अगर आप
प्रोपोर्शन से सोल्व करना चाहो, क्योंकि प्रोपोर्शन है, सीधी सी बात है कि 5 की 25 है तो 15 की कितने, तो 5:25 प्रोपोर्शन 15:x। तो यहाँ से देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, तो 75 रुपीज़। आंसर कितना आ जाएगा आपका 75 रुपीज़। तो ये तो प्रोपोर्शन है, लेकिन यूनिटरी मेथड क्या कहती है कि पहले एक की वैल्यू पता करो, पहले एक की वैल्यू पता करो, उसके बाद में आप किसी की भी वैल्यू पता करो। तो देखो सिंस 5 चॉकलेट्स के लिए कितने रुपए देना पड़ रहा है 25, तो पहले हम एक चॉकलेट के पता करेंगे। 1 चॉकलेट के तो कम पैसे लगेंगे ना, देखो 5 चॉकलेट के 25 ले रहे हैं, तो 1 चॉकलेट के कम लगेंगे, तो जब कम लगेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, तो 25 काहे से डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो 5 जा 25। एक चॉकलेट की कीमत पता चल गई, कितने चल गए 5 रुपीज़। अब जब एक की पता है तो कितने की भी पता कर सकते हैं, किसकी पता करना है 15 चॉकलेट्स की पता करना है, तो एक की से ज़्यादा होगी, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 75 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड कि हमें किसी की भी वैल्यू पता है, हम उसमें एक की वैल्यू पता करेंगे फिर ज़्यादा की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर नंबर 8 का, रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ठीक है, लाइव क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। थैंक यू।